नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक रहेगा लैरिंग्स पे। और लैरिंग्स पे एक क्वेश्चन आपको कभी ना कभी एम्स में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैरिंग्स में लैरिंग्स का फंक्शंस क्या है। तो लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है और यही एक क्वेश्चन आता है कि वॉइस बॉक्स है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ पाई जाती है। तो वो पाई जाती है लैरिंग्स एरिया में। इसको बोलते हैं वोकलाइजेशन एरिया। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक पार्ट है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि अलाउ करता है टू वे फ्लो ऑफ गैसेस को। टू गैसेस को क्या करता है? अलाउ करता है। लैरिंग्स प्रोड्यूस ऑफ वॉइस और फोनेशन। ठीक है, वॉइस और फोनेशन। इसका साइज जो होता है, साइज में लेंथ जो होती है लैरिंग्स की 44 mm मेल के अंदर, 36 mm फीमेल के अंदर। प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेल लैरिंग्स है ये ग्रो रैपिडली करता है देन फीमेल से। लैरिंग्स मेड अप ऑफ ए कार्टिलेजेस। जो लैरिंग्स है ये किससे बनता है? ये कार्टिलेजेस से बनता है। 9 कार्टिलेजेस होते हैं इसमें 6 अनपेयर्ड और 3 पेयर्ड। जो कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का वो कौन से शेप में होता है? वो होता है वी शेप में। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है लैरिंग्स की शेप क्या है, तो कार्टिलेज ना पूछ के सिर्फ उसकी शेप पूछ सकते हैं, तो वो है वी शेप। अब मैकेनिज्म ऑफ स्पीच। स्पीच का जो मैकेनिज्म है वो 4 एरिया में है। एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम द लंग्स, सेकंड है वाइब्रेटर, थर्ड है रेजोनेटर एंड फोर्थ है आर्टिकुलेटर। ये तो आपको समझ में आ ही गया। फर्स्ट एक्सपायर्ड एयर फ्रॉम द लंग्स, फिर क्या होगी? वाइब्रेटर, वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। रेजोनेटर मीन्स नोज एंड लिप एक्ट एज रेजोनेटर। और आर्टिकुलेटर मीन्स पैलेट, टंग, टीथ एंड लिप्स। ये चारों मिलके, ठीक है, और कंसोनेंट्स वर्ड्स निकालते हैं। जैसे कि ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये आर्टिकुलेटर्स होते हैं। अब आज मैं ये आपको ये टॉपिक इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ये 2 क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने ही हैं, बट क्लिनिकल एरिया के लिए भी मैंने सोचा कि ये करवाया जाए। अब क्या बताते हैं आपको देखो ये सिम्टम्स मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि सिम्टम्स ये हो जाते हैं, पर कंडीशन नहीं लिखी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं वोकल कॉर्ड। इसमें एक कंडीशन हो जाती है वोकल कॉर्ड पाल्सी। वोकल कॉर्ड पाल्सी में क्या होगा? फोनेशन लॉस हो जाएगी, फोनेशन लॉस एंड होर्सनेस, होर्सनेस वॉइस हो जाएगी। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे हो जाती है वॉइस। ऐसे बोलता है पेशेंट। वॉइस और स्पीच दोनों ही अलग अलग हैं। स्पीच मीन्स बोलना, और वॉइस का मतलब स्पीच के साथ वॉइस का निकलना, आवाज़, साउंड। तो पेशेंट ऐसे जोर लगा के अपने आप से, तो वो ऐसे लगता है कि बहुत बोल रहा है, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती है। सिर्फ ये लगता है कि वो फुसफुसा रहा। जैसे कि हम कई बार फुसफुसाते हैं ना किसी के कान में, किसी कान में कुछ ज़रूरी बात करनी होती है और हम फुसफुसा के जब बात करते हैं, तुम इस तरीके से जो ये जो बोलना है, इसी को ही क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड पाल्सी। अब ये इसका कारण क्या है? ये कब और क्यों होती है? ये आपको ऑक्यूपेशनल आपको ज़्यादा दिखाई देगी। जो टीचर्स हैं, लेक्चरार हैं, जो बोलने का ज़्यादा काम करते हैं, उनको ये ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी। और ट्रूमा भी हो सकता है, क्योंकि ट्रूमा में क्या होता है कि जो लेरेंजियल पार्ट होता है, लेरेंजियल नर्व होती है, अगर उसकी भी इंजरी हो जाती है तभी भी वोकल कॉर्ड की पाल्सी हो जाती है। अब करते हैं कि टीचर्स को ही ज़्यादातर देखने को क्यों मिलता है? लेक्चरर टीचर्स को ये जो इंजरी है ये देखने को क्यों मिलती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टीचर होते हैं, जो बोलते हैं ज़्यादा, जो बोलने का ज़्यादा काम करते हैं,
वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और बीच में उनका जो वोकल कॉर्ड होता है, नेक होता है, लैरिंजियल एरिया होता है, वहाँ पे ना ड्राइनेस आ जाती है। और जैसे जैसे वो ड्राइनेस आएगी, ड्राइनेस आने की वजह से जो वोकल कॉर्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस में आने के बाद तुरंत ही जो वोकल कॉर्ड है वो वीक हो जाता है। ये इसका कारण है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में बताएंगे आपको कि इसका ट्रीटमेंट आपको क्या क्या करना है। ये बाय नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी पेशेंट आपके पास आ सकते हैं, और अगर नहीं आते और किसी को हो रखा है तो आप उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ईजी से कर सकते हैं और करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही पेशेंट आता है और आने के बाद आपको बताता है, सबसे पहले कि आपकी कंसल्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। आप पेशेंट को देखते ही पता लगा लें कि इसको ये प्रॉब्लम है। इसके बाद पता लगने के बाद आप सबसे पहले पेशेंट को बोलें कि वो बिल्कुल भी ना बोलें, बिल्कुल भी नहीं बोलना, बिल्कुल रेस्ट। जैसे कि एकदम चुप हो जाता है, बोलते बोलते जैसे पेशेंट की आवाज़ चली जाती है, वैसे ही वैसे पेशेंट को ये बोलना है कि आपको बहुत कम बोलना है, बोलना ही नहीं है। जितना अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो जो वोकल कॉर्ड है वो और ज़्यादा वीक होती चली जाएगी। और अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी मसल को जब रेस्ट फॉर्म करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी हमारी क्या करती है, रिकवर करती है। तो वो रेस्ट जितना पेशेंट लेगा उतनी ही उसकी रिकवरी अच्छी आएगी। सेकंड है, वन टाइम में आप पेशेंट को एक्सरसाइज और मसल स्टिमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक एरिया में आप देख लेना, आप ऑनलाइन जब आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो मसल स्टिमुलेटर का आप देख लेना कहाँ पे कैसे प्लेसमेंट करनी है, वो प्लेसमेंट करके और आप पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थर्ड, जब भी आप एक्सरसाइज पेशेंट को बोल दें, जब आपका अगर जो गला है बार बार सूख जाता है तो आप एक एक सिप पानी पिएं, एक्सरसाइज के टाइम पे भी और वैसे भी। बस जो पेशेंट का नेक, पेशेंट का जो गला है वो गीला ही रहना चाहिए। इसलिए आप एडवाइस कर सकते हैं, आप अपने, अगर आपके परिवार में भी कोई टीचर हैं, आप खुद भी लेक्चरार होंगे, टीचर होंगे, अपने साथ अपनी पानी की बोतल रखें। ये लगे कि हाँ आपके नेक में काफ़ी ड्राइनेस हो रही है, कफ आ रही है, तो आप तुरंत अपना क्लास को रोक दें, पहले पानी पिए। इससे अगर आप कंटिन्यूसली बच्चे को पढ़ाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा पीक लेवल स्ट्रेस का कि वो एकदम आपकी वोकल कॉर्ड को पाल्सी कर देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और हाँ, फोर्थ ट्रीटमेंट है, आप पेशेंट को जब एक्सरसाइज के लिए बोलें मॉर्निंग में करने के लिए, तो स्टीम बाथ, गर्म पानी की जो स्टीम लेते हैं ना, वो सबसे पहले वो स्टीम लें, स्टेम लिख दिया, सॉरी, स्टीम लें। और स्टीम लेने के बाद कम से कम 10 मिनट स्टीम लेने के बाद पेशेंट अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से करें। बिल्कुल 1 मंथ टू मंथ में बहुत अच्छी रिकवरी आती है पेशेंट की, और आ जाती है। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। अब मैं बात करती हूँ, कुछ बच्चे हैं मुझे कुछ ऐसे देखो, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे होंगे तो मैं उनके जवाब आंसर कमेंट में तुरंत दे देती हूँ। और अगर कोई भी कैंडिडेट है, कोई भी ऐसे कमेंट करता है, अब एक बच्चे ने किया कि मैम ये बता दो DSSB में कितने बच्चों ने फॉर्म भर रखा है। देखिए, वैसे तो फिजियोथेरेपी के पेपर ही ऑनलाइन मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, तो ये कैसे मैं बता सकती हूँ कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ये तो थोड़ी कॉमन सेंस की बातें होती हैं। आपने अगर फॉर्म फिल कर रखा है DSSB का, तो आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें, आप पढ़ें, स्टडी करें। आप ये मत देखें कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और कितनों ने नहीं भरा है, कितनी कट ऑफ जाएगी। देखो, कट ऑफ उसी की
मैं बता पाऊँगी, क्योंकि एम्स के एग्ज़ाम हुए हैं और एम्स की मैं कट ऑफ बता सकती हूँ, बट डीएसएसबी का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी ने एक बार ही फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम लिया है और उसका सिर्फ एग्ज़ाम ही हमारे पास है, उसका प्रीवियस पेपर ही मेरे पास है। उसके अलावा और कोई ना ही कोई सिलेबस है और ना ही कोई कट ऑफ का कोई मटेरियल है। तो आप इन चीज़ों को ना देखते हुए अपनी स्टडी करें। देखिए, जो पोस्ट डीएसएसबी की मैंने उसमें पोस्ट में डाली हुई है, बच्चों ने शायद नहीं देखी होगी। जो डीएसएसबी 5 पोस्ट जो थी बैचलर बेस पे, ठीक है, ग्रेजुएशन बेस पे थी, वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये अगर आप किसी को नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा भी दूँगी कि ये ऑर्डर आ चुका है। और जो डीएसएसबी की 31 पोस्ट आई थी वो उसका एग्ज़ाम होना बाकी है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये जब कोई मुझसे कट ऑफ पूछता है तो मुझे ये लगता है कि शायद एग्ज़ाम हो गया, पर एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहें। मेरी वीडियोस हैं जितनी सारी देखें, उनसे आपको टॉपिक्स पता लग जाएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं।